हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका ऑप्शनल पेपर है एनवायरमेंटल साइंस जिसने भी रखा है, उसमें जो है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं है ना, पेपर 2 का पहला ये टॉपिक है। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ में हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को आज देखने वाले हैं। क्या है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं। ये आप वीडियो देखने के बाद कैपेबल हो जाएंगे कि आप समझ जाएंगे इसके कंसेप्ट को और आप खुद से एक उत्तर लिखने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है क्या? हरित गृह प्रभाव जिसे हिंदी में कहते हैं। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण का जब पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरणों के रूप में वापस वायुमंडल में जा रही होती है, देखिए अर्थ से जो है ना, अर्थ से रेगुलर रेज जो हैं विकिरण के रूप में आती हैं, ऊष्मा हीट, और आने के बाद ये अर्थ से टकरा करके फिर वापस लौटती हैं, ठीक है। तो वो टेरेस्ट्रियल उसको रेज कहते हैं, पार्थिव विकिरण, और ये आकर के वापस हो जाती हैं जिससे कि सामान्य तापमान बना रहता है। लेकिन होता क्या है, देखिए पृथ्वी पर आने वाली जो सौर विकिरण है, जब पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरणों के रूप में वापस वायुमंडल में जा रही होती हैं, तो वायुमंडल में कुछ गैसेस मौजूद रहती हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। अगर ये गैसेस नहीं होती तो सारी की सारी हीट जो है वापस हो जाती, ठीक है। लेकिन ये जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड्स हैं, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स हो गए और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और CFC, ये सब क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं उस हीट को और एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हीट वाली अर्थ में। अगर ये ना हो, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, देखिए ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अगर ना हो तो पृथ्वी पर तापमान बहुत घट जाएगा, एकदम बिल्कुल बर्फीला बन जाएगा ये ग्रह, जीवन यहाँ मुमकिन नहीं होगा। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट तो ज़रूरी है, लेकिन कहाँ वो परेशानी हो जाती है जब इन सब ये जो चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को पैदा करते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए जो जिम्मेदार गैसेस हैं, जब इनकी मात्रा ऑप्टिमम लेवल से बढ़ जाती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने लगती हैं, तो पृथ्वी का जो तापमान जितना गर्म होना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म होने लगता है, जिससे एक ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा होती है। इसलिए जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है फिर ख़तरनाक रूप धारण कर लेती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये आवश्यक है। तो देखिए बोला क्या जा रहा है कि वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसों के द्वारा उनकी कुछ मात्रा अवशोषित कर ली जाती हैं एवं इस प्रकार वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इसका एक उदाहरण क्या है, ठंडे प्रदेशों में पौधों की वृद्धि के लिए देखिए ऐसा एक प्लांट बनाया जाता है जिसमें छप्पर है, ठीक है, पारदर्शी जो है छतें होती हैं कांच की या फिर किसी और चीज़ की, उसमें पौधे रहते हैं। देखिए सनलाइट से जब आती हैं विकिरणें तो ये वापस नहीं जा पाती, इनके द्वारा रोक ली जाती हैं और इसके अंदर एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, जिससे ठंडे प्रदेशों में तापमान, पौधों को गर्म तापमान मिल पाता है और वो फलते फूलते हैं, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण ठंडे प्रदेशों में पौधों की वृद्धि के लिए बनाया गया हरित गृह भी है ना। ग्रीन हाउस इसी को कहते हैं, ये एक हाउस है ग्रीन हाउस, जहां हरित गृह प्रभाव के द्वारा पौधों की वृद्धि होती है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से भी होता रहता है, जो हानिकारक नहीं है बल्कि पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभदायक भी है। इस प्रभाव की अनुपस्थिति में पृथ्वी का तापमान बहुत अत्यधिक कम हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, हो जाएगा, इससे भी कम हो सकता है, जिससे जीवन प्रभावित होगी। चूँकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की अनुपस्थिति में वायुमंडल द्वारा पार्थिव विकिरणों का अवशोषण नहीं हो पाता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अगर ना हो, ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, तो जो अर्थ से लौट रही हैं ऊष्मा, उनका अवशोषण नहीं होगा और एक सामान्य तापमान यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए यहाँ देखिए, यह प्रभाव जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु जब हरित गृह गैसों की मात्रा सामान्य स्तर से अधिक हो जाती है तो अत्यधिक पार्थिव विकिरणों का उनके द्वारा अवशोषण होने लगता है, जिससे वायुमंडल में तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे समक्ष आ जाती हैं एवं जीवन प्रभावित होता है। देखिए अर्थ से जब आ रही हैं सन की लाइट्स, तो ये वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जब ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर मौजूद रहती हैं, जैसे CO2 हो गई, मीथेन हो गई, है ना, और सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो वो अगर मौजूद रहते हैं
ठीक है ना। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन, CFCs, ये जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये यहाँ पे जब मौजूद रहती हैं, इनका लेयर रहता है, तो यहाँ पे आकर के ये हीट देखिए जो सन से आ रही है विकिरण के रूप में, ये यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा रोक ली जाती हैं और वापस अर्थ में भेज दी जाती हैं इंफ्रारेड रेज को, जिससे ग्रीन हाउस गैस का इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कॉज बाय ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, CFCs है, जलवाष्प है। कहाँ कहाँ से आती हैं? तो CO2 तो आप जान रहे हैं ईंधन के दहन से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से आती है। नाइट्रस ऑक्साइड उर्वरक जब वायुमंडल से क्रिया करता है ना, तो नाइट्रोजन के जो है ऑक्साइड्स बनाता है। नाइट्रोजन जैसे यूरिया वगैरह में नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होता है और ये फिर वायुमंडल के जो है गैसेस से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। फिर है मीथेन, ये बायोगैस है, दलदली भूमि, धान के खेतों वगैरह में पाया जाता है। फिर CFC है, जो कि CFC फ्रिज में, एयर कंडीशनर में, स्प्रे में वगैरह बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि अर्थ के जो टेम्परेचर जो लौट रही होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। जलवाष्प भी है जो कि प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? ठीक है ना, तो हरित गृह गैस जैसे CO2 एवं जलवाष्प सौर्य विकिरणों को पृथ्वी में आने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, चूँकि वो शॉर्ट वेव्स के रूप में आती हैं तो कोई बाधा उत्पन्न ये नहीं करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस आने में सौर विकिरण को, लेकिन पृथ्वी से लौटते हुए दीर्घ तरंगों को जो कि लॉन्ग वेव्स रहती हैं जैसे अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती हैं, वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देती हैं, जिस कारण धरातलीय सतह निरंतर गर्म होता रहता है। ये गैसें वायुमंडल में एक कंबल की तरह कार्य करती हैं, वायुमंडल में एक कंबल की तरह कार्य करती हैं जो कि रोक लेती हैं हीट को जाने से। तो CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन भी है। ठीक है, ओजोन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना, देखिए ओजोन दो प्रकार के, एक जो है क्षोभमंडलीय ओजोन है जो कि क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ये बहुत हानिकारक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। और जो समताप मंडल है वो हमारे समताप मंडल में जो ओजोन है वो हमारे लिए आवश्यक है, चूँकि ये जो है पराबैंगनी किरणों को आने से, अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकता है। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड है, जलवाष्प है, ये सब जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस में हैलोजनित गैसें भी हैं जिसमें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब गैसों का स्रोत क्या है? तो रेफ्रिजरेटर है, वातानुकूलन है, वातानुकूलन एयर कंडीशनर, ठीक है, अग्निशमन उपकरण हैं, प्लास्टिक फोम है, सौंदर्य प्रसाधन जो भी हैं उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, उसका एक आप सिंपल ऐसे डायग्राम बना करके दिखा दीजिए। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जब पूछा जाए तो हम एक एक करके सारे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में चर्चा किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ बता दिया, जैसे फर्स्ट तो CO2 है जो लगभग 55% योगदान देता है ग्रीन हाउस गैस में। सर्वाधिक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस यही है। फिर देखिए यहाँ पे मीथेन है सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में नाइट्रस ऑक्साइड है, फोर्थ नंबर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है ना, उसके बाद आपका परफ्लोरोकार्बन है पाँचवा नंबर, छठा नंबर में है सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, और उसके बाद यहाँ पे सातवें नंबर में है ये वाला है ना ट्राई फ्लोरोमिथाइल सल्फ़र पेंटाफ्लोराइड है ना, SF5CF3। तो एक ये भी है। तो सारे जो है गैसों का मैंने इंडिविजुअल भी चर्चा कर दिया है, आप यहाँ पर देख करके आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ से आते हैं ये, क्या इनका वर्क है, ठीक है, कितना योगदान करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में, तो ये आप जो है देख करके पढ़ सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में भी देखिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब्स बता दिया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चूँकि समझाने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, जो समझाने वाली चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। मैं जब इन सभी का रिवीजन का क्लास लूँगा या फिर एक क्लास जो बोर्ड पे मैं लूँगा वो आपको बाकायदा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके समझा करके उसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.